जैसे इससे पहले हमने बात की थी काव्य हेतु पर, तो आज हम बात करना चाहेंगे काव्य प्रयोजन पर। तो सबसे पहले हम काव्य प्रयोजन का मतलब क्या है यह जानने की कोशिश करेंगे, उसके बिना सब कुछ अधूरा है। तो काव्य प्रयोजन की जहाँ भी बात आएगी, प्रयोजन मतलब उद्देश्य है। काव्य प्रयोजन मतलब काव्य का उद्देश्य है। क्योंकि जब कविता रचता है और कवि कविता रचता है तो वो क्यों कविता रचता है, वो क्यों कवि ही क्यों बनता है, वह इंजीनियर क्यों नहीं बनता, या फिर वह अन्य विषयों में क्यों नहीं जानता जाता, है ना। उसका कोई तो उद्देश्य होगा ना कविता रचने का या कवि बनने का। क्योंकि हम भी अगर हम खुद पे सोचें तो अगर हम कोई काम करते हैं तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि हमारा इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, या हमें क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है, क्या फ़ायदा होगा हमें इस काम को करने का। तो हर इंसान का अपना एक उद्देश्य होता है, वो कोई भी काम करता है उसमें पहले उद्देश्य ढूंढता है, उसके बाद ही वह काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर भी काव्य प्रयोजन की बात आएगी वहाँ पे काव्य का उद्देश्य उसका मतलब होगा। इस पर सब चिंतकों ने और आचार्यों ने व्याख्या दी, अपने अपने विचार दिए, अपने अपने मत दिए। जैसे पाश्चात्य चिंतकों ने और संस्कृत के आचार्यों ने और मध्यकाल के जो कवि आचार्य हैं उन्होंने भी इस पर अपने विचार व्यक्त किए। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य हम मान सकते हैं कि एक तो उद्देश्य होता है कि कवि को कविता करने में आनंद मिलता है, और वह जो कवि बनने की प्रेरणा है वह उसे और प्रेरित करती है आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाती है। अगर हम दूसरे उद्देश्य की बात करें तो एक उद्देश्य यह हो सकता है कि कविता करने से धन मिलता है कवि को। उसके भी कई उपाय हैं। जैसे कोई मंच का कवि होता है तो कोई जैसे सम्मेलन होते हैं अलग अलग राज्यों में और अलग अलग देशों में, तो जो कवि होता है वो अपनी कविता रचकर उसका पाठ करता है, जिससे लोगों का मनोरंजन होता है। और जहाँ पर मनोरंजन होता है वहाँ पे ओबियसली वहाँ पर मनी आती है, पैसा आता है। तो एक उद्देश्य यह भी हो सकता है कि धन मिलता है। अगर हम तीसरे उद्देश्य की बात करें तो तीसरा उद्देश्य हम कह सकते हैं कि कुछ लोग पाठ्य पुस्तकों में अपनी कविता शामिल करना चाहते हैं। जैसे कवि इसलिए भी कविता रचता है कि हमारी जैसे बहुत सारे लोग इसलिए भी कविता रचते हैं कि हमारी जो कविता है वो पुस्तक में आए, और जिस उस कविता से हम लोग जाने जाएं, है ना, हम लोगों का नाम हो। ये भी एक रीज़न हो सकता है, ये भी एक उद्देश्य हो सकता है कविता रचने का। तो उस दृष्टि से भी कविता लिखते हैं। और कभी कभी हम जैसे कोई अवसर या इवेंट को ध्यान में रखकर भी कविता की जाती है। जैसे मान लिया जाए मेरे स्कूल में कोई या मेरे कॉलेज में कोई फंक्शन है और मुझे वहाँ पर एक कविता पाठ करनी है खुद से लिखकर, तो यह भी एक उद्देश्य हो सकता है कि हमारे कॉलेज में कोई फंक्शन है, हमें उसके लिए कविता रचनी है, कॉलेज में पाठ करने के लिए, स्कूल में पाठ करने के लिए। तो इवेंट्स या अवसर को भी ध्यान में रखकर कविता रची जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रेरणा अलग अलग प्रकार की होती है, या कविता रचने का कवि का अलग अलग उद्देश्य हो सकता है ना। और एक घटना या पर्यावरण भी प्रेरणा हो सकती है कवि के लिए। और अगर हम फोर्थ उद्देश्य की बात करें, प्रयोजन की बात करें, तो एक उद्देश्य हमारा यश प्राप्ति भी हो सकता है। यश प्राप्ति मतलब उसके लिए हम एक वर्ड दे सकते हैं यशस्वी, जिसको अमर भी कहा जाता है। तो यश प्राप्त करने के लिए भी हमारा कविता करने का उद्देश्य हो सकता है। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि भले ही हमारी डेथ हो जाए बट हमारी जो कविता है वो दुनिया में हमेशा रहे, और उस कविता के माध्यम से हम हमेशा दुनिया में ज़िंदा रहे या फिर अमर रहें, अमर हो जाए। तो एक उद्देश्य यश प्राप्ति का भी हो सकता है। उसकी कविता के लिए उसे लोग हमेशा याद रखें, है ना। तो एक यह भी उद्देश्य हो सकता है। इसलिए हमारे पाश्चात्य आचार्यों ने और संस्कृत के आचार्यों ने कहा कि कवि कविता करता है धर्म के लिए, यश के लिए, अर्थ के लिए,
कृति के लिए या काम तृप्ति के लिए, या फिर मोक्ष के लिए, लोकहित के लिए। और इस पर सिर्फ भारत के लोगों ने ही नहीं बल्कि पाश्चात्य विदेशी आचार्यों ने भी इस पर विचार किया। हमारे यहाँ संस्कृत काव्य शास्त्रों में जब काव्य और काव्य शास्त्र पर सबसे पहले विचार हुआ तो भरत मुनि ने किया अपने नाट्य शास्त्र में नाटक के माध्यम से। उन्होंने काव्य प्रयोजन के साथ काव्य हेतु पर भी बात की। उसके बाद हम देखें कि मैथिली शरण गुप्त एक जगह कहते हैं कि कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है। आगे वे कहते हैं केवल मनोरंजन ही नहीं, कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी उचित मर्म होना चाहिए। वे कहते हैं कि उसमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होना चाहिए, मनोरंजन तक ही नहीं कविता सीमित रहनी चाहिए, उसमें एक संदेश होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के प्रत्येक कार्य का एक प्रयोजन होता है, एक उद्देश्य होता है। यदि वह कुछ नहीं भी करता उसका भी एक उद्देश्य है, यानी कि वो आराम करना चाहता है तो आराम करना भी एक उद्देश्य है। किसी कार्य से होने वाली उपलब्धि को या उद्देश्य से प्राप्त होने वाले फल को हम प्रयोजन के रूप से जोड़ सकते हैं। जैसे भामा कहते हैं, जिन्होंने काव्य अलंकार रचा है, वे कहते हैं श्रेष्ठ या उत्तम काव्य रचना धर्म अर्थ युक्त के लिए प्रस्तुत होता है और सारी कलाओं में वो निपुणता दिलाती है, कृति और आनंद का बोध कराती है। भामा के इसी परिभाषा को बाद के आचार्यों ने बहुत सम्मान दिया और उसका ग्रहण कर उसको आगे बढ़ाया, उसका विस्तार किया। वहीं आगे वामन कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग जो काव्य के दो प्रयोजन हैं, दो उद्देश्य हैं, एक आनंद और दूसरा कृति। कृति जैसे मैंने पहले बताया था यश प्राप्ति है ना, यानी वह रहे न रहे लेकिन उसकी कविता दुनिया में ही रहेगी और उस कविता के माध्यम से ही उसको हमेशा वह अमर हो जाएगा और उसको याद किया जाएगा। तो वही कृति यानी यश, यश प्राप्ति। और दूसरा आनंद। आनंद मतलब चाहे कवि को कविता रचने में आनंद आए या फिर पाठक को पढ़ने में आनंद आए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई भी काम करने का कोई उद्देश्य ही हो। एक उद्देश्य हमारा, आनंद भी हमारे उद्देश्य में आता है कि हमें मज़ा आता है कोई काम करने में या हमें अच्छा फील होता है, तो इसलिए हम उस काम को करते हैं मज़े के लिए, आनंद के लिए। वहीं मम्मट ने काव्य रचने के 6 उद्देश्य बताए हैं, जैसे यश प्राप्ति, अर्थ या धन प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान, या हम किसी चीज़ से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर से अपनी कविता के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, जैसे योग से मुक्ति करने के लिए। से अगर हम हिंदी में आए तो जायसी जी कहते हैं कि मैंने कविता इसलिए की है कि यह दुनिया भर में मेरी पहचान बनाए, और क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसने यश प्राप्त करने की इच्छा न रखी हो। महान से महान व्यक्ति भी दुनिया में यश की प्राप्ति करना चाहता है, अमर होना चाहता है, ख्याति उसको मिले, वह चाहता है कि उसको भी ख्याति मिले। और वे कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है जिसने यश प्राप्ति के लिए अपने कर्तव्य को या अपनी कृति को बेचा नहीं है। अर्थ प्राप्ति के संबंध में अगर हम बोले कि जीवन नौका यानी कि नाव में बैठता है तो उसका पहला उद्देश्य यह होता है कि जीवन यापन करने का तरीका क्या है, और इस समुद्र से पार करने के लिए जिस पतवार की ज़रूरत होती है वह धन है। प्रत्येक मानव अपने उपलब्ध साधनों का अर्थ प्राप्ति के लिए रचनात्मक उपयोग करता है और उसे करना भी चाहिए। अगर उसके पास कोई प्रतिभा है या कोई शिल्प है और उसका वह उपयोग नहीं कर रहा तो वह कुंद हो जाएगी। कुंद मतलब जैसे चाकू है, अगर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसकी धार धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है,
उस पे जंग लग जाता है। तो कुंज से वही तात्पर्य है। तुलसीदास की अगर हम बात करें तो तुलसीदास जैसे कवि पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे थे, कविता वह पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे थे। इसलिए अगर हम देखें तो अर्थ प्राप्ति के लिए आदिकाल से प्राचीन काल से बहुत से कवियों ने कविता का सृजन किया। कुछ लोग मध्यकाल में, जो उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल, उसमें तो दरबारी कवि हो गए। दरबार में कविता दरबारी कवि बनने के लिए उन्होंने दरबार जाकर आवेदन किया। उनके लिए पैसा कमाने का, जीवन जीने का एक ही तरीका था, और ओबियसली कविता को जीवित रखने का भी सिर्फ एक यही तरीका था, क्योंकि मध्यकाल में काव्य का ग्राहक जो है, पाठक या श्रोता जो है, वो समाज में नहीं था। समाज की परिस्थितियाँ उस प्रकार अनुकूल नहीं थी, इसलिए उन्होंने कविता को सड़क से उठाकर संसद तक यानी दरबार तक पहुँचाया। ये एक बहुत बड़ा काम था। उससे उनका जीवन यापन भी हुआ और कविता भी जिंदा रही। लेकिन वे कवि अपना क्रम करते हुए अपने दायित्व को नहीं भूले। दरबार में दरबारी कवि बनकर भी भले ही उन्होंने राजा की प्रशंसा की हो, भले ही उन्होंने उनके रूपों का बखान किया हो, लेकिन उसके माध्यम से उन्होंने दो माध्यम सिद्ध किए। एक तो कविता को मरने से बचा लिया, और दूसरा उसके माध्यम से वो राजा के कृत्य को सचेत भी करते रहे, यानी चेतावनी भी देते रहे। इसलिए हम देखते हैं कि अर्थ प्राप्ति यह भी कविता का एक महत्वपूर्ण साधन रहा, उपयोग करने का प्रयोजन रहा। अब इसी प्रकार के अनेक उदाहरण देख सकते हैं। तुलसी जी ने लिखा, वे कहते हैं कि जो पैसे के लिए लिखते हैं उनका यह हश्र देख तुलसी बहुत दुखी भी होते हैं। अब अगर हम मम्मट के व्यवहार परिज्ञान की बात करें, व्यवहार परिज्ञान यानी काव्य द्वारा लोक व्यवहार की शिक्षा भी दी जाती थी कि क्या करे क्या न करे। जैसे रामचरितमानस बताती है कि एक आदर्श पिता क्या होता है, या एक आदर्श पिता क्या हो, एक आदर्श पुत्र क्या हो आदि, ये भी प्रयोजन से जुड़ी हुई है। जैसे सूरदास जी ने नंददास को नायक नायिका भेद की शिक्षा देने के लिए साहित्य लहरी नामक की रचना लिखी। अब अगर हम बात करें अनिष्ट निवारण, जैसे कि कविता का एक प्रयोजन या एक उद्देश्य यह भी है। संस्कृत में मयूर कवि का उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी बहन के श्राप से एक रोग हो गया था, जिससे मुक्त होने के लिए उन्होंने सूर्य शतक की रचना की, और उससे उन्हें मुक्ति भी मिलती है। ऐसे ही मुक्ति पाने के लिए बहुत सारी रचनाएं लिखी गई। जैसे कवि पद्माकर ने गंगा लहरी लिखी, तुलसीदास ने अनुमान भावुक जैसी रचना लिखी, यानी कष्ट से, उसमें बताते हैं कि कष्ट से मुक्त होने के लिए। दिनकर ने कुरुक्षेत्र में युद्ध से बचने के लिए और शांति का संदेश देने के लिए लिखी। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि धर्मवीर भारती ने जो अंधा युग लिखा था, उनका उद्देश्य था कि युद्ध की ओर जो बढ़ रहे हैं, इससे हमें बहुत बुरा परिणाम मिलेगा, या इसका बहुत बुरा परिणाम निकलेगा। जैसे आगे हम कांता पे बात करें तो इसमें प्रधानता रस की न होकर भावात्मकता की होती है। सतपत्नी अपने पति को अनर्थ से बचाने के लिए अपने हृदय की समस्त मधुरिमा उड़ेल कर जिस तरह से प्रेरित करती है अपने पति को या उसे उपदेश देती है, वह वास्तव में रस सिक्त होता है, और पति उस उपदेश से मार्ग की ओर चल निकलता है। तो कविता उसी प्रकार का काम करती है जैसे एक सतपत्नी अपने पति को माधुर्य के साथ उपदेश देती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं
संस्कृत के बाद हिंदी कवियों ने, आलोचकों ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, शुक्ल जी ने, वाजपेयी जी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, इन सब ने भी कविता के प्रयोजन पर जब विचार किया तो कुल मिलाकर वही सब प्रयोजन सीधे या प्राक्रांतक से और पाश्चात्य चिंतक में कला के लिए, कला जीवन के लिए, इन सब बिंदुओं पर जब विचार हुआ तो वहाँ भी मूलतः एक मत दिखाई देते हैं। पूरे विश्व के सभी आलोचक की कविता जो है वह उसके प्रयोजन यानी उद्देश्य जो हैं वह एक प्रकार से कॉमन है, वह सार्वभौमिक हैं। जो कवि लोग हैं, जो कवि समाज है, वह इन सभी को एक ही रूप में स्वीकार करता है, ग्रहण भी करता है। तो कुल मिलाकर ऐसे तमाम पक्ष हैं जो हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत आदि में प्रकारांतर से विचित किए गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि यह जो विषय है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विषय है और इस पर अलग अलग तरह से आलोचकों ने बात की है।